गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। तो चलिए सब लोग जुट जाइए। बहुत बहुत सुहाना दिन। थोड़ी थोड़ी सर्दी जो है वो राजस्थान में, मतलब जयपुर में थोड़ी थोड़ी सर्दी जो है वो बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से कम थी बट आज और कल में काफी ज्यादा हो गई है। तो गिरधारी जी, प्रियंका जी, उषा जी, खुशबू जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो राजस्थान का करंट अफेयर हमने कर लिया था। हम राष्ट्रीय परिदृश्य कर रहे थे, जो हम दिसंबर वाला कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे, अपना स्टेटस लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई भी जो क्वेरी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। लखन लाल जी, गुड मॉर्निंग। सुनीता जी, ब्लेज, रीड, प्रियंका सभी को। चलिए, मैंने कहा दिसंबर का जो है करंट अफेयर हम कर रहे थे। उससे पहले एक बहुत बहुत ज़रूरी सूचना आपके लिए। आपको पता है कि 19 जनवरी 2025 को जो है आपकी प्रीलिम्स से पहले ही एक परीक्षा जो है वो आपको देनी है। वो कह रहे मैम अब तो थोड़ा डर ज़्यादा लग रहा है ऐसे। क्यों डरें कि क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। हाँ, मुद्दई लाख बुरा चाहे पर क्या होता है? वही होता है जो मंज़ूर खुदा होता है। तो ईश्वर को मंज़ूर है हमारी सफलता, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं विजयी आत्मा हूँ, सफलता मूर्त हूँ मैं, है ना? सफलता की मूर्ति हूँ मैं, ऐसे ही बस, है ना? मैनिफेस्ट बोलते हैं, ऐसे मैनिफेस्ट करो तो सब अच्छा होगा, ठीक है? चलो ठीक है। मेरी भी क्लासेस चलो। तो मैंने कहा 19 जनवरी 2025 को आपकी परीक्षा, जो सम्यक परीक्षा है वो होने वाली है। आपको पता है 2 फरवरी 2025 को जो आपकी आरएस प्रीलिम्स की परीक्षा है वो कैसी होगी, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएँगे, भई पॉलिटी में से कितने क्वेश्चन आएँगे, ज्योग्राफी में से कितने क्वेश्चन आएँगे, करंट अफेयर्स में से कितने क्वेश्चन आएँगे, मैथ्स एंड रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आएँगे, प्लस हम किस तरीके की गलतियाँ वहाँ पर कर देते हैं, कैसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, 3 घंटे बैठ के किस तरीके से हमें पेपर देना है, अपने माइंड को किस तरीके से जो है वो कंट्रोल करना है। इन सब चीज़ों को हमें सीखना है, जानना है, और इन सब चीज़ों पर हमें विजय प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है। तो आपको ये सम्यक परीक्षा ज़रूर देनी चाहिए। 19 जनवरी को ये परीक्षा है, 10 से 1 बजे तक होगी। आप ऑफ़लाइन आएँ, बहुत-बहुत अच्छा है। देखिए, ऑफ़लाइन आएँ, बहुत-बहुत अच्छा है। आप ऑनलाइन मोड मोड में भी दे सकते हैं, बट मैं ये चाहूँगी कि विद्यार्थी जो है वो इंस्टीट्यूट आकर परीक्षा दे, वो अपने कॉम्पिटिटर्स को देखे। क्या है, ऑनलाइन ना हमें पता नहीं चल पाता। जब आप ऑफलाइन आएँगे ना, यहाँ आके देखेंगे कि और बहुत सारे बच्चे भी हमारे साथ परीक्षा दे रहे हैं, क्या उनकी तैयारी है, किस तरीके से उनका माइंडसेट है, तो क्या होता है कि कॉम्पिटिशन वाला माहौल एक ज़्यादा डेवलप होता है। तो मेरा मानना है कि आप ऑफ़लाइन आएँ, बहुत अच्छा। बाकी का ऑनलाइन, जो लोग ऑफ़लाइन नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन की फैसिलिटी तो है ही। तो आप ऑनलाइन आके दे सकते हैं, और इससे आप अपना परिमार्जन जो है, क्योंकि 10 दिन का समय मिलेगा, परिमार्जन जो है वो आपको करने का समय भी मिलेगा कि 10 दिन में जो भी मिस्टेक्स वगैरह रह गई होंगी वो आप सही कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के ऊपर। कुछ चर्चित व्यक्तित्व हैं, एक्चुअली इसके ऊपर तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। चर्चित व्यक्तित्व के ऊपर बात करेंगे, चर्चित स्थान, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेंगे। इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स में हमें पता है 18वीं भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है 2023 वाली, क्योंकि दिसंबर के बिल्कुल एंड में ये निकली है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी हम देखेंगे। महत्वपूर्ण दिवस और कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। देवीलाल गरासिया, ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं मैम? क्वेश्चन देखिए, आप समय सिविल सर्विसेज जो है उस पर एक कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। आप ये क्लास खत्म होने के बाद उस फ़ोन पर फ़ोन कीजिएगा तो वो आपको पूरा अच्छे से गाइड कर देंगे, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हरवेंद्र, हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है? चलिए, पायल कपाड़िया के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर विचार करें। पायल कपाड़िया 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, आपको पता है अमेरिकी टेलीविजन का ये अवार्ड होता है, में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर श्रेणी के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय निदेशक हैं, ठीक है? दूसरा है, उनकी फ़िल्म नाइट्स ऑफ लाइफ को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में भी नामांकित किया गया है। तो कौन से कथन सत्य हैं? चलिए, कौन से कथन जो है इसमें सत्य है?
याद रखना पहला कथन बिल्कुल सत्य है, ये भारत की पहली ऐसी निर्देशक बन गई हैं जिनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए जो है वो जिनका चयन हुआ है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर के अंतर्गत। लेकिन ये कथन गलत है, क्योंकि उनकी नाइट्स ऑफ लाइफ मूवी के लिए उनका सिलेक्शन मतलब उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ है, बल्कि इनकी एक दूसरी मूवी है जिसके लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। तो केवल पहला इसमें सही है, दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो हम देखेंगे कि इनकी जो सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म है जिसके लिए इनका सिलेक्शन हुआ है वो ऑल वी इमेजिन इज़ नाइट, है ना? कौन-सी है? ऑल वी इमेजिन एज़ नाइट, उसके लिए लाइट, सॉरी लाइट, इसके लिए जो है वो इनका सिलेक्शन जो है वो हुआ है, तो केवल पहला जो है वो इसमें सही है। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, इसको स्टार मार्क करेंगे, यहाँ से आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गगन गुड मॉर्निंग, लवासना बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से स्क्वाड ऑफ ऑनर पुरस्कार किस परियोजना को प्रदान किया गया है? मतलब जिसको ये कहा गया है कि ये जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से सारे पैमानों का ध्यान रखती है। तो ये कौन-सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना, अयोध्या राम मंदिर परियोजना, चारधाम सड़क परियोजना, विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना। व्हिच प्रोजेक्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्क्वाड ऑफ ऑनर अवार्ड फ्रॉम द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल? बताएँ, उत्तर दें इसका। नहीं, नहीं, आंसर नहीं आए। सुनीता आपने बिल्कुल गलत आंसर दिया है। एक्सट्रीम पावर आपने भी गलत आंसर दिया है। संजय ने गलत आंसर दे दिया। लखन जी जो हैं लखन जी जो हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, अयोध्या राम मंदिर परियोजना। याद रखना इस परियोजना को कहा गया है कि ये बहुत ही हाँ, बिल्कुल जो है वो सुरक्षा की बहुत सिक्योर जो है सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस योजना को बनाया गया है। तो ये मैंने कहा स्टार मार्क करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, परीक्षा की दृष्टि से। तो मैं खुद उस दिन का वेट कर रही हूँ जब आपका पेपर होगा और मैं आपको दिखाऊँगी कि देखिए जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए थे उनमें से कितने सारे क्वेश्चंस आए। अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा स्क्वाड ऑफ ऑनर जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है, और ये पुरस्कार जो है वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुपालन और सावधानी पूर्वक योजना के निष्पादन के लिए दिया जाता है। हाँ, है ना? ठीक है, तो वैश्विक सुरक्षा मानकों को जो है वो इसके अंतर्गत ध्यान रखा गया है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। ब्रिटिश सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो है इसको अवार्ड दिया गया है। चलिए एक और क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाल ही में भारत में जैव विज्ञान आंदोलन के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैव विज्ञान आंदोलन के लिए इन्होंने जो है बिल्कुल नहीं, 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 गलत आंसर, है ना? इनको जमशेदजी टाटा अवार्ड दिया गया फॉर बायोसाइंस मूवमेंट इन इंडिया। नहीं, अभी आंसर बिल्कुल नहीं आए, ईशू जी गलत आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अजीज प्रेम जी, इंदिरा नूई या रतन टाटा? किरण मजूमदार इज़ द करेक्ट आंसर। इनको जो है वो जमशेदजी टाटा पुरस्कार दिया गया है। अब ये बेसिकली पुरस्कार जो है वो दिया जाता है जो समाज सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको बेसिकली ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है कि जिन्होंने समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो भारतीय समाज में। तो इसे जो है इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी ने साल 2004 में जो है स्थापित किया था, और टाटा समूह के द्वारा जो है दिया जाने वाला पुरस्कार है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार मार्क करेंगे। चर्चित व्यक्तित्व में से एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बिल्कुल, इसको आप स्टार मार्क करेंगे। बहुत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? स्टार मार्क करेंगे। बहुत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, ठीक है? और अ बिल्कुल सही आंसर जो है बच्चों ने दे दिया है। डॉली ने, दीपिका ने, मुकेश ने, निकिता, लवासना, ईशु, कुमार, महेंद्र, दीपिका, बहुत बढ़िया। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम ये जो हैं वो हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, है ना? रिटायर्ड जज हैं। इनको जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। 73 जो है वो रहता है, या तो 70 इयर्स या 3 इयर्स तक जो है मैक्सिमम ये अपने पद पर रहेंगे। 1+5 का रेशियो रहता है। 93 में जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो बना है।
ठीक है, जो कि ह्यूमन राइट्स को लेकर काम करता है। हालाँकि इसके द्वारा जो दी गई मतलब जो जो भी सिफ़ारिशें होती हैं, है ना? वो बिल्कुल दिसंबर 2024 में बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो सही आंसर है न्यायमूर्ति बी सुब्रमण्यम, है ना? इनको जो है एनएचआरसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है और हमें पता है ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं। 23 दिसंबर को इनकी नियुक्ति हुई है, इसलिए मैंने कहा कि ये जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। प्रियांक कानूनगो और डॉक्टर न्यायमूर्ति विद्युत रंजन किस कारण से चर्चा में रहे हैं? ये दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा अभी बिल्कुल राजस्थान के, हाँ, गंगा मूल वाद्यकारी नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, कुमार महेंद्र बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इनको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, लोकपाल के सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, या फिर प्रियंका इशू। सबने बहुत अच्छा जवाब दे दिया कि आपको पता है अध्यक्ष तो सुब्रमण्यम जी को बनाया गया था, इसके साथ-साथ 2 सदस्य भी इसमें बनाए गए थे। चूँकि 1+5 का इसमें रहता है, 1 अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य, जिसमें 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है प्रियांक कानूनगो और डॉक्टर न्यायमूर्ति विद्युत रंजन। याद रखना है, प्रियांक जी हैं और विद्युत रंजन जी हैं, जिनको एनएचआरसी का जो है बिल्कुल सदस्य जो है वो बनाया गया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जो है वो आंसर आप कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन, चूँकि मणिपुर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, हिंसा को लेकर चर्चा में रहा है, मणिपुर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना? मणिपुर से लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मणिपुर का भी हाल ही में राज्यपाल बनाए गए हैं। मणिपुर के राज्यपाल के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है किसे? आईएएस ऑफिसर है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा का माहौल जो चल रहा है उसी को ध्यान में रखकर जो है इनकी इनकी सेवाओं को देखकर, क्योंकि इनकी सेवाओं का विस्तार कई बार किया गया है, तो उनकी सेवाओं को देखकर जो है मणिपुर में राज्यपाल के रूप में इन्हें बिल्कुल लगाया गया। बहुत सारे विद्यार्थी मुकेश, दीपिका, रीना, सबने बहुत बढ़िया, काशवी, अजय कुमार भल्ला जी, बहुत सही है। मैंने कहा ये पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, कई बार इनको कार्य विस्तार दिया गया और इस बार उनको सीधे राज्यपाल बना दिया मणिपुर का। मणिपुर वर्तमान में बहुत चर्चा में है गगन, आपको पता ही होगा कि हिंसा को लेकर, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको बना दिया। ठीक है, आईएएस का एक अधिकारी है जिसे केंद्र सरकार ने लगातार चौथी बार सेवा विस्तार दिया है, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई, आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल। तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखना कि क्वेश्चन जब आरपीएससी उठाएगी तो उसका क्या एक आउटलुक होता है क्वेश्चन फ्रेम करने का। हमें पता है कि हिंसाग्रस्त मणिपुर का राज्यपाल इनको बनाया गया और राष्ट्रपति भवन की ओर से जो एक अधिसूचना जारी की गई, जिन्हें उन्हें 5 गवर्नरों के साथ इन्हें भी जो है वो नियुक्ति दी गई है। चलिए एक और क्वेश्चन है वो कि जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। संयुक्त राष्ट्रीय आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना? यूएन, यदि मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, जो यूएन की सदस्य कंट्रीज होती हैं, उन सदस्य कंट्रीज में यदि किसी तरह का कर्मचारियों में किसी तरह का विवाद होता है, तो उस विवाद को का निपटारा करने के लिए ये जो संस्था है बेसिकली काम करती है। मैंने कहा यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देश जो हैं उनके उनके कर्मचारियों के मध्य या उस उन सदस्यों के मध्य यदि कोई विवाद होता है तो उनका निपटारा करने के लिए ये जो संस्था है बेसिकली काम करती है। इसके अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं, तो बताइए किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति एन बी रमन को, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को, न्यायमूर्ति मदन लोकुर को, है ना? न्यायमूर्ति मदन, बिल्कुल काशवी बिल्कुल सही दे रही हैं कि मदन लोकुर को जो है वो यूएन आंतरिक न्याय परिषद का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मुझे बहुत, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी तरीके के व्यक्तित्व में से पूछे जाते हैं। जीतू, आपने बिल्कुल गलत आंसर दिया है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जिनको संयुक्त राष्ट्रीय आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य सदस्य भी हैं जो कि इसके अंतर्गत जो है वो कार्य कर रहे हैं, जिनको बनाया गया है। एक तो उरुग्वे के सुश्री कार्मेन ऑर्टिगोस हैं, एक ऑस्ट्रेलिया की सुश्री रोजली वाल्किन हैं, एक ऑस्ट्रिया की श्री स्टीफन
ब्रेजिना है और संयुक्त राज्य अमेरिका की श्री जी पाजेनेल है। लेकिन आपको बेसिकली अध्यक्ष को रूप में याद रखना है, सदस्य आपको याद नहीं भी रहे तो चलेगा। बट एक बार देख लेना कि क्या पता क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सुप्रभात मुकेश जी। चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हालाँकि इसके लोकुर जी के बारे में यदि हम बात करें तो 12 नवंबर 2028 तक वो अपने पद पर जो है वो कार्य करेंगे, ठीक है? तो 2024 में बने हैं और 2028 तक ये नवंबर 2028 तक ये काम करने वाले हैं। हालाँकि इससे पहले ये जो है, ये 2019 में फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में इसके गैर निवासी पैनल के न्यायाधीश के रूप में भी ये शामिल हुए थे। इसके साथ-साथ हमें पता है, जैसे मैंने बताया कि यूएन जो आंतरिक न्याय परिषद है, वो जो राष्ट्रीय है, यूएन के जो सदस्य राष्ट्र हैं, उनके कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों इत्यादि के निपटारे के लिए कार्य करती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। चलिए जगदीश जी, एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आपका आरएएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था, आपको पता हो तो। इस तरीके का क्वेश्चन आरएएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था, इस तरीके का क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कपिल ने दिया है डी, लखन भी दे रहे हैं डी, दीपिका दे रही हैं डी, हरविंदर दे रहे हैं ट्रिम्प, बहुत अच्छा, ट्रम्प, है ना? टाइम पत्रिका ने 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नियुक्त किया है? बहुत बढ़िया, तुलसी, रीना, ऋषु, देवीलाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रम्प, बहुत अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? ट्रम्प हमेशा इस टाइम मैगज़ीन की बुराई सी करते रहे। इनको कभी पसंद नहीं आई ये मैगज़ीन। और अच्छी बात ये है कि इनको दूसरी बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, मतलब इनको इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दूसरी बार। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर रह चुके हैं, और जबकि ये काफ़ी बुराइयाँ भी करते हैं उसके बाद। तो ये इम्पोर्टेंट है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इस बार बने हैं डोनाल्ड ट्रम्प। चलिए सेकंड टाइम बने, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस पर आप स्टार मार्क करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार मार्क करेंगे। बहुत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूँगी सभी सभी विद्यार्थी जो हैं वो इसका जवाब दें। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीलिम्स में छपेगा भाई, छपेगा मतलब छपेगा। मनमोहन सिंह चर्चित व्यक्तित्व में से जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर और वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। दूसरा, वे भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो केवल राज्यसभा से सांसद रहे। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद वे तीसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। सही विकल्प का चयन करें, केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा और तीसरा, केवल पहला और तीसरा, और तीनों ही सही हैं। बिल्कुल उत्तर दें। हाँ जी, अभी तक उत्तर जो हैं वो आए नहीं हैं, है ना? तो बिल्कुल सही है, मनमोहन सिंह जी जो हैं वो भारतीय रिज़र्व बैंक के 15वें गवर्नर और वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। वो वो एकमात्र प्रधानमंत्री है जो केवल, बच्चों ढंग से देखो, जो केवल लिखा हुआ है, जो राज्यसभा से नहीं लिखा हुआ, जो केवल राज्यसभा से थे, ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा ढंग से देखो। जो केवल राज्यसभा से सांसद थे, केवल लिखा हुआ है इसमें, इसीलिए क्वेश्चन पूछा। तीसरा, तो दूसरा भी आपका जो है वो ऑप्शन क्या होता है यहाँ पर? सही हो जाता है। तीसरा जो है इन्होंने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के बाद में तीसरे, तो तीसरे नहीं है, वो चौथे हैं। तीसरे नंबर पर अब मोदी जी आ गए हैं, तो ये चौथे हो गए। बिल्कुल ये चौथे हो गए हैं। हालाँकि हम मनमोहन सिंह को बहुत सारी चीज़ों के लिए जानते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के, ये वित्त मंत्री रहे हैं। एमजी नरेगा जैसी जो योजना है, वो भी उनके कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में आई है, जो कि विश्व की ही सबसे बड़ी योजना मैं कह सकती हूँ, रोज़गार गारंटी की है। इसके अलावा जो 1991 में आर्थिक सुधार हुए, उसमें भी जो है वो कहते हैं कि इनकी भूमिका सबसे बड़ी रही थी। और बस मनमोहन सिंह जी मौन हो गए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है वो केवल लिखा हुआ है सर। इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए, आपको मैंने बोला कि जो केवल राज्यसभा से सांसद रहे हैं, ये कहा है और उसने ये क्वेश्चन पूछा है सर, है ना? तो इसलिए ये जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा इसमें गलत है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि अभी मोदी जी के बाद चौथे नंबर पर आ गए हैं मनमोहन सिंह जी, है ना? ठीक है, चलिए, तो तीसरा इसमें गलत है।
चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद वे चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमें पता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वो उनका 26 दिसंबर को जो है वो उन्होंने आखिरी साँस ली, निधन हो गया, ठीक है? उसके बाद नई दिल्ली के एम्स मेडिकल इमरजेंसी में जो है वो इनका निधन हुआ। उनके कार्यकाल के दौरान हमें पता है एमजी नरेगा जो मैं अभी कह रही थी, वेरी पूरे मतलब एशिया की यदि आप बात करो दक्षिण एशिया में की में तो रोज़गार गारंटी की सबसे बड़ी स्कीम जो है ये है। बिल्कुल, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ, तू मेरा शौक देख, तू मेरा इंतज़ार देख। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है ना? और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो है इन्हीं के द्वारा पारित हुआ था, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 1991 में जब भारत वित्तीय संकट से गुज़र रहा था, तो उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में हमें पता है एलपीजी जो है ये लेकर आए थे, भारत की अर्थव्यवस्था को इन्होंने नई दिशा दी थी। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से थे, ठीक है? इसके अलावा इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है वो पढ़ाई की है। तो ये इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। थोड़ा-सा ट्विस्ट था, कुछ बच्चे जो है इसमें उलझ गए इसलिए हमने देखा केवल राज्यसभा हमने इसमें लिखा था जो आपको देखना था, है ना? तो इसी तरीके के क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि पता है आरपीएससी इस तरीके के पॉइंट्स पर क्वेश्चन बहुत पूछ रही है, बहुत खेल रही है बच्चों के इमोशंस के साथ, है ना? वो चाहती है कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा अटेंटिव जो है वो क्लास में होना चाहिए, ठीक है? जाकिर हुसैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा इसका आंसर नहीं है मैंने लगाया क्या? हाँ। तो इसमें पहला और दूसरा जो है वो सही है, तीसरा गलत है क्योंकि सही उत्तर पूछा है उसने, पहला और दूसरा सही थे, तीसरा जो है वो उसमें गलत हो जाता है। चलिए जाकिर हुसैन के संदर्भ में ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं, उन्हें 4 बार ग्रैमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो भाई बिल्कुल, अभी बिल्कुल सही आ रहा है ना? तो इसमें आप गच्चा खा गए हैं, ये टेंशन दे गया आपको। ये सितार वादक है या तबला वादक है ना? वाह ताज, वाह! हाँ? तो इसमें आप क्या हुआ? गच्चा खा गए। तो ये जो है ये तबला वादक हैं, याद रखना। अच्छा इनके लिए सबसे अच्छी बात है कि इन्हें पद्म सारे पद्म पुरस्कार जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। पद्मश्री इन्हें मिल चुका है, पद्म भूषण इन्हें मिल चुका है और पद्म विभूषण भी इन्हें मिल चुका है। तो इसलिए जो है बिल्कुल, इसलिए जो है ये मतलब इम्पोर्टेंट है। इसके साथ-साथ जो है इनका भी अभी निधन हुआ है इसलिए भी ये काफ़ी जो है अभी चर्चा में है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन्हें जो है वो 4 बार ग्रैमी और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, तो केवल दूसरा जो है वो इसमें सही है, पहला जो है वो गलत है, ठीक है? तो जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ये हमने देख ही लिया और ये भारतीय तबला, ताल वादक, संगीतकार, फ़िल्म अभिनेता मतलब वाह ताज वाह के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इन्हें शास्त्रीय भारतीय संगीत को आगे बढ़ाने के लिए भी जो है वो इनको जाना जाता है, इसलिए भी ये बहुत सारे बच्चे ने मतलब मुझे लगता है दिसंबर वाला करंट अफेयर आपने अभी किया नहीं है, ढंग से पढ़ा नहीं है। अखबार पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, यो। जाकिर हुसैन को भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में 1998 में पद्मश्री मिल गया था और बहुत कम उम्र में मिल गया था। बहुत कम उम्र में जो है वो इनको मिल गया था तथा 2002 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित करा गया था। अच्छा कुमार मैं इनको देख लूँगी, देखो मुझे तो 4 टाइम्स का याद है, अगर आप 3 टाइम्स बोल रहे हो ना, तो मैं एक बार इसको देख लूँगी, चेक कर लूँगी, रीचेक कर लूँगी। मेरे हिसाब से 4 टाइम का मुझे याद है। मैं 4 टाइम आप 3 टाइम्स बोल रहे हो, तो मैं इसको एक बार जो है और देख लूँगी, ठीक है? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये महाराष्ट्र से हैं, इन्हें 22 मार्च 2023 को जो है वो पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपने देखा इनको पद्म के तीनों पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से जो है इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 1998 में जब इन्हें पद्मश्री मिला था तब ये केवल 37 ईयर्स के ही थे। तब ये केवल 37 ईयर्स के ही थे, तो ये भी जो है बहुत कम उम्र के ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी व्यक्ति जो उस समय थे, अभी नहीं उस समय थे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो चर्चा जो है इनके उसमें थी, ठीक है? चलो, जाकिर हुसैन को 1992 2009 में संगीत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है वो ग्रैमी अवार्ड जो है, उससे भी उनको सम्मानित जो है वो किया जा चुका है। इसके अलावा इनको 2 बार और जो है सम्मानित किया गया था। चलिए, मैं इसको और देख लूँगी एक बार, चिंता मत करिए।
19 जनवरी 2025 को आपको पता है कि आरएस प्रीलिम से पहले आरएस की जो परीक्षा है वो होने जा रही है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, ठीक है? तो ये आपको प्लीज़ परीक्षा देनी है। मैं फिर कह रही हूँ यही चीज़ कि आप जब ऑफ़लाइन आओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जो मतलब हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो किस ज़ोन के हैं। तो ऑफ़लाइन आके परीक्षा दीजिएगा, बाकी का ऑनलाइन का ऑप्शन तो देखिए आपके पास है ही। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसको आप स्टार मार्क करेंगे, ये चर्चित स्थान से है। चर्चित स्थान से है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको स्टार मार्क जो है वो आप करेंगे। ये क्या हुआ? हाल ही में घोषित भारत का 57वां बाघ अभयारण्य रातापानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? द रिसेंटली डिक्लेयर्ड इंडियाज 57th टाइगर रिजर्व रातापानी रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो ईशु बोल रहे हैं डी, निकिता बोल रही हैं डी, दीपिका भी डी बोल रही है, अर्चना भी डी बोल रही है, संजय भी डी बोल रहे हैं और जारवाल भी डी बोल रहे हैं और टारगेट भी नहीं। हाँ, कुछ लोग गलत बता दिए। मुकेश जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में ये। अच्छा, ये मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का है? मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का वन्यजीव अभयारण्य है? 6वां है, 7वां है, 8वां है, 9वां है? ये भी बता दो। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, अभी नहीं आया सही आंसर। विश कर दिया बिल्कुल बुग्गू। मैम, कर दिया। चलिए, तो 9वें नंबर का एक का आंसर आया मुकेश जी का, ये 9वें नंबर का है, बहुत बढ़िया, है ना? मध्य प्रदेश का। और पता है, बाघ की सबसे ज़्यादा संख्या भी यदि मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखना। ये 3-4 मोटी-मोटी चीज़ें इसमें से ये जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है? चलो, तो ये जो है भारत में अपनी सूची में 57वां बाघ अभयारण्य है जिसको शामिल किया गया है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में जो रातापानी टाइगर रिजर्व है ये है, ठीक है? रायसेन जो जिला है मध्य प्रदेश का, उसमें ये है। 8वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है? प्रस्तावित मुझे लगता है मैंने शायद 9वां बोल दिया था, दिस इज़ 8वां, यस, हाँ, मैंने शायद 9वां बोल दिया था। तो ये 8वां टाइगर रिज़र्व जो है उसको घोषित किया गया है। स 7 कौन से हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। ये जो रातापानी टाइगर रिज़र्व है उसका मुख्य क्षेत्र जो है वो 763.812 वर्ग किलोमीटर, बफर क्षेत्र जो है वो 507.653 वर्ग किलोमीटर जो है वो है। क्या ल प्रियंका कह रही है आप तो एचडी वही पट्टी देंगे मैम। मुझे समझ में नहीं आया। चलो, कार पहला है कान्हा, दूसरा है सतपुड़ा, तीसरा है बांधवगढ़, चौथा है पेंच, 5वां है संजय डूबरी, 6वां है पन्ना, 7वां है बीरांगना दुर्गावती और 8वां जो है ये रातापानी होगा। ठीक है? 8वां जो है रातापानी होगा, बिल्कुल। तो 8वां एमपी का ये 8वां टाइगर रिज़र्व है। एमपी में सबसे ज़्यादा जो टाइगर जो है वो सबसे ज़्यादा एमपी में है, हमें पता है। और उसके बाद जो है टाइगर कर्नाटका में है, उसके बाद उत्तराखंड में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, शायद पहले भी हमने इसके लिए डिस्कस किया होगा। ठीक है? मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी देखें तो ये कहा जा रहा है कि 785 है, जो कि अब तक की देश की मतलब देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर टाइगर है तो कह सकते हैं कि एमपी में है। उसके बाद कर्नाटका में है, उसके बाद उत्तराखंड में है। तो ये आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन था। ये जो था वो आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन था। अब ये तो क्या हो गया? ठीक है, तो इसमें आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस पर भी आप चाहें तो स्टार मार्क कर सकते हैं। देश का पहला सौर सीमावर्ती गांव कौन-सा बना है? भांखरी गांव बना है, जालौर जिला राजस्थान, दालहौजी गांव बना है, गुरदासपुरा जिला पंजाब, या मसाली बनासकांठा जिला गुजरात, या पलमबाला गांव जम्मू जिला जम्मू एवं कश्मीर। बिल्कुल, अच्छा, ये पता है पाकिस्तान के बॉर्डर से केवल 40 किलोमीटर दूर है और लगभग 800 मतलब की आबादी है इसकी। और जो हमारी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त निःशुल्क सूर्य घर जो योजना है उसके अंतर्गत रूफटॉप पर जो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं उसको ध्यान में रखकर जो है मतलब ये जो गाँव है उसने काम किया है। लगभग सभी लोगों के यहाँ जो है वो ऊपर रूफ पर
छत पर जो है वो सोलर पैनल्स लगाए जा चुके हैं। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर योजना की बात करें तो उससे रिलेटेड भी ये है, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, मसाली बनासकांठा जिला गुजरात। तो मैंने कहा ये पाकिस्तान से जो है 40 किलोमीटर मुश्किल से दूर होगा, 800 लोगों की इसकी आबादी होगी। प्रधानमंत्री मुफ्त जो सूर्य घर योजना है उसके अंतर्गत जो है इसके अंदर सोलर पैनल्स जो हैं वो लगाए गए हैं। ठीक है? तो हमने देखा कि भारत का पहला सीमावर्ती सौर गाँव ये हो गया है, और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत इसमें 199 घरों पर जो है वो सोलर रूफटॉप जो है, मतलब छतों पर जो है वो लगाए गए हैं। मेरे घर से 23 किलोमीटर दूर दूर है बॉर्डर। अच्छा। बढ़िया। पाकिस्तान की सीमा से 40 किलोमीटर और 800 की आबादी वाला ये है, और इसको जो है वो राजस्व विभाग, है ना? उत्तर भारत विज़ कंपनी लिमिटेड और बैंकों और सौर ऊर्जा कंपनियों के सहयोग से जो है इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। बड़ी अच्छी योजना थी ये, ठीक है? और हम यदि मैं बात करूँ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, तो हमें पता है ये दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप की योजना है। मतलब सभी लोग जो है अपने घरों पर रूफ पर क्या लगाएँ, मतलब जो है वो सोलर पैनल्स लगाएँ, उसकी सबसे बड़ी योजना है। तो इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि 2027 तक लगभग 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा प्रदान की जाए। इससे इसे जो है इस योजना को प्रधानमंत्री सूर्य निःशुल्क जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो योजना है, ये योजना जो है 15 फरवरी को ही शुरू की गई थी। हैप्पी बर्थडे, चलो हैप्पी बर्थडे, बहुत सारा बर्थडे, बहुत सारा हैप्पी बर्थडे। चलिए एक और अच्छी अच्छी योजना, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। आज के क्वेश्चंस बहुत-बहुत अच्छे हैं ना। युग युगीन भारत म्यूज़ियम के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, उन पर विचार कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं चाहूँगी कि कम से कम, क्योंकि देखो इस तरीके का क्वेश्चन ना, इसमें से क्वेश्चन पता है आपको पीएसआई में से भी आया था। जो सेंट्रल विस्टा परियोजना है आपकी, है ना? उसमें से क्वेश्चन आपका पीएसआई में भी आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से कुछ बच्चों ने जिन्होंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा, वो इसका क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। बहुत-बहुत अच्छा क्वेश्चन है। युग युगीन भारत म्यूजियम के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला तो ये, भारत और फ्रांस ने 19 दिसंबर 2024 को युग युगीन भारत म्यूजियम के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन या एमओयू जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा, प्लस इसे दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में विकसित किया गया है। तो बताएं, केवल पहला और दूसरा सही है, केवल दूसरा और तीसरा सही है, केवल पहला और तीसरा सही है, या तीनों ही सही हैं? बिल्कुल। सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत जो नई संसद बन रही है, ये उसी का एक तरीके से अंग अपन कह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल उसी का अंग जो है हम इसे कह सकते हैं, और इसके अंतर्गत जो है जैसे हमें पता है कि राष्ट्रपति भवन से जो है कुछ, मतलब बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं कि सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत हम नई संसद बनाएँगे, बिल्कुल, है ना? उसका जो है त्रिकोणीय आधार पर उसका उसका जो है वो उसका डेवलपमेंट करेंगे। प्लस कुछ सड़क जो है ना? जैसे राष्ट्रपति भवन से लेकर जो आपका मतलब इंडिया गेट है, वहाँ तक हम सड़क इत्यादि का निर्माण करेंगे। सब इसी स्कीम का एक हिस्सा है। बिल्कुल, बिल्कुल बताएँ। पहला बिल्कुल, देखो पहला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी बिल्कुल सही है, और तीसरा भी बिल्कुल इसमें सही है। तो तीनों ही इसमें क्या है, बिल्कुल सही हैं। तो हमें पता है एक कार्यशाला हुई थी 26 से 29 जून भारत मंडपम में, जहाँ पर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास जो योजना है उसके तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में भारत का नया राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो बनाया जाएगा। और इसके अंतर्गत यदि मैं बात करूँ, इसका उद्देश्य ये है कि नई दिल्ली के जो रायसीना हिल है उसके करीब स्थित भारत के जो केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र हैं, उनका पुनरुद्धार जो है वो किया जाए। बिल्कुल। और यह संग्रहालय जो है वो आपको पता होना चाहिए कि 1,54,000 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। विच इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है ये होने जा रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन। इसको स्टार मार्क करेंगे। ये आपका जो करंट है साइंस वाला वहाँ का है, उससे रिलेटेड है, बिल्कुल, इसको स्टार मार्क करेंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एंड मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन के साथ साझेदारी में भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक, डायबिटिक
बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? मिले-जुले रिचपाल कह रहे हैं चेन्नई, ईशू कह रही हैं हैदराबाद, महेंद्र कह रहे हैं चेन्नई, रीना कह रही हैं हैदराबाद। अच्छा, मिंटो कह रही हैं ए, दीपिका कह रही हैं ए और कुछ बच्चे तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। क्यों? तो देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन दोनों ने मिलकर एक मधुमेह बायो बैंक, है ना, डेवलप किया है। बिल्कुल 100% सही कह रहे हो आप, चेन्नई में किया है, बिल्कुल सही बात है, चेन्नई में किया है। अच्छा, आपको पता है डायबिटीज़ इंडियंस में बहुत ज़्यादा अभी बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर ये जैसे जेनेटिक रोग इसको मानते हैं अपन, तो जो है वो मतलब किस तरीके से इसके ऊपर जो है वो काम किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो डायबिटिक्स के पेशेंट हैं और बहुत बड़ा जो है मतलब इससे लोगों को नुकसान जो है वो हो रहा है, लोग और इसमें लोगों का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि आपको बहुत सालों तक इसमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो उसी को याद में रखकर जो है डायबिटिक बायो बैंक जो है वो बनाया गया है। तो मधुमेह जो कि बेसिकली जो इंडियंस में होता है उसको ध्यान में रखकर और जो इसके जो जेनेटिक और डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक इश्यूज़ हैं, उनको ध्यान में रखकर जो आईसीएमआर है उसने और जो एमडीआरएफ है उसने, दोनों ने मिलकर जो है पहला मधुमेह बायो बैंक बनाया है चेन्नई में। ठीक है? वैसे ही मद्रास से तो आप समझ ही गए होंगे, मद्रास का जो है वो चेन्नई है ना? वैसे ही समझ गए होंगे वैसे भी आप। और ये प्रारंभिक निदान के लिए, व्यक्तिगत उपचार के लिए बहुत सारी रणनीतियाँ बनाने के लिए जो है ये काम करेगा। तो चलो एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? चर्चित स्थान से है। भारत के पहले जो आपका जूलॉजी म्यूजियम है, जहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया जाएगा, है ना? इंसान की उत्पत्ति की क्या प्रोसेस रही, पृथ्वी की उत्पत्ति, भूकंप जो आते हैं उन सब के बारे में जो एक तरीके से बताया जाएगा। तो वो पहला जो भूविज्ञान संग्रहालय है वो कहाँ पर उद्घाटित किया, मतलब उसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? भोपाल में, लखनऊ में, जयपुर में या फिर ग्वालियर मध्य प्रदेश में? बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया है। कुछ बच्चे जो है वो अभी भी जो है वो अटक रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो अभी भी अटक रहे हैं। कुछ बच्चों ने जो है वो सही आंसर जो है वो यहाँ पर दे दिया है। तो और बच्चे जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, कृपया करके आप हमसे जुड़िए और जो है वो इस क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर देवें। सौरभ ने बी बनाया, बी क्यों बता दिया आपने? अरे! डी इज़ द करेक्ट आंसर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, इसमें बेसिकली पृथ्वी की उत्पत्ति या जो भूकंप इत्यादि आते हैं उसके बारे में जो है वो बताया जाएगा। तो बहुत अच्छा जो है ये संग्रहालय है, म्यूज़ियम है। आपने देखा होगा वैसे कई सारे म्यूज़ियम इस तरीके के देखे होंगे, तो उसी से रिलेटेड ये म्यूज़ियम है। चूँकि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ जी, उन्होंने एशिया के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया था, तो वैसे ही अपने आप में जो है वो ऐतिहासिक हो सकता है। और ग्वालियर की जो ऐतिहासिक महाराजा बाड़ा पर जो हेरिटेज बिल्डिंग विक्टोरिया मार्केट है, उसमें इसे स्थापित किया गया है। और भारत का जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने इस म्यूज़ियम को तैयार किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी याद रखेंगे आप कि ये जो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जीएसआई जो है, उसने इसको डेवलप किया है, उसने इसको प्रिपेयर किया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें पता है 2 गैलरी हैं। पहली जो गैलरी है उसमें एवोल्यूशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी जो है उसका विकास कैसे हुआ एक तरीके से उसको बताया जाएगा। दूसरी जो गैलरी है उसमें एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की ज़िंदगी कैसे मतलब धीरे-धीरे डेवलप हुई धरती पर उसको बताया जाएगा। तो ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, डायनासोर का दौर, पृथ्वी का सेंट्रल कोर, दुनिया भर के बेशकीमती जेम्स, स्टोन्स इत्यादि की जानकारी जो है इसमें मिलेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से, ये जो आपकी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का करंट अफेयर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन, एशिया की पहली जल परिवहन सेवा है उबर शिकारा, कहाँ पर शुरू हुई है? ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन
जो है बिल्कुल ऑनलाइन मतलब बुक कीजिए इसको और आप 1 घंटे तक जो है स्नान का आनंद ले सकते हो। कौन-सी झील पर जो है ये जल परिवहन सेवा शुरू की गई है, 1 घंटे तक आप इसका आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल सही है, डल झील जम्मू एंड कश्मीर में जो है ये शुरू हुई है। इसको आप ऑनलाइन बुक करा सकते हो और 1 घंटे तक ये आपको जो है पूरा मतलब डल झील पे आप घूम-घाम के इसमें हो सकते हैं। बिल्कुल, ए इज़ द करेक्ट आंसर, डल झील जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है? तो मैंने कहा ऑनलाइन नाव है ये, बुक कराइए और जो है इसमें आराम से आप क्या कर सकते हैं, 4 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं और इसका काफ़ी फ़ोटो भी वायरल हुआ था, है ना? चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? आपकी स्क्रीन पर चर्चित स्थान से ही, भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग जो बायो बिटुमेन सामग्री का उपयोग करके निर्मित किया गया है, किस जिले में है? ये एक तो बहुत बिल्कुल, ये जो बायो बिटुमेन होता है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। 70% तक जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको कम करता है और बेसिकली ये जो जैसे आपके जो शैवाल इत्यादि जो होते हैं उनसे इसको बनाया जाता है। तो ये कह रहा है कि भारत का पहला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बायो बिटुमेन सामग्री मैंने बता दिया एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है। शैवाल इत्यादि जो ऐसा चीज़ें होती है बेसिकली जैव उत्पाद उनसे ये बनाई जाती है। 70% तक जो है ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करती है। इसका उपयोग करके निर्मित किया गया है, किस जिले में है? पुणे में, लखनऊ में, इंदौर में या नागपुर महाराष्ट्र में? हाँ, तो रीना ने मुझे लगता है थोड़ा सही-सही आंसर दे दिया। लबासना ने भी सही आंसर दे दिया है। अच्छा कुछ भी बोल दोगे ऐसे? ऐसे थोड़ी होएगा। मुकेश जी कह रहे हैं नागपुर में, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है? तो भई अब जो लोग ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ कहते हैं ना पब्लिक ओपिनियन जहाँ है हम वहाँ जाएँगे। नागपुर महाराष्ट्र जो है वो इसका सही आंसर है। तो औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी में अग्रणी जो प्राज इंडस्ट्रीज है उसने लिग्निन आधारित बायो बिटुमिन का उपयोग करके भारत की पहली टिकाऊ सड़क का उद्घाटन किया। एनएच नेशनल हाईवे का जो है उद्घाटन किया। बिल्कुल प्लास्टिक वेट्स के लिए नंबर 1 बिल्कुल सही है। और ये जो है वो एनएच 44 है एक्चुअली, ये आप जरूर याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन। नागपुर महाराष्ट्र ठीक है, चूंकि मुझे चर्चित स्थान से लेना था हमें, इसलिए हमने नागपुर और महाराष्ट्र उसको लिया। लेकिन आप एनएच नेशनल हाईवे याद रखना, नेशनल हाईवे 44 है ना? 44 है। जगदीश जी बोल रहे हैं मैम सेट में लिखने में पीछे रह गई। अच्छा ठीक है, ओके। चलिए ये पर्यावरण अनुकूल होता है, जो हमने बता दिया, और ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 70% तक ये कमी उसमें लाता है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर, मतलब नदी पर तैरता हुआ सोलर प्लांट है, काफी चर्चा में रहा था, इसकी फोटो भी बहुत वायरल हुई थी। कहाँ पर स्थापित किया गया है? अरे मेरे मुकेश जी ने दिया है बी, इशू दे रहे हैं बी, रिचपाल दे रहे हैं बी, रीना दे रही हैं बी, बिल्कुल नर्मदा क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, ओमकारेश्वर बांध है मध्य प्रदेश, जिसमें ऊपर जो है फ्लोटिंग सोलर पार्क, मतलब सोलर पावर पार्क जो है वो बनाया गया है, पावर प्लांट जो है बनाया गया है, और ये 600 मेगावाट बिजली का जो उत्पादन करेगा। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल मिंटी ने, है ना? और बहुत सारे बच्चों ने जो है वो सही आंसर दे दिया है। तो मध्य प्रदेश के खंडवा में एक तैरते हुए सोलर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया गया है और विश्व का सबसे बड़ा जो है ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा, इसलिए ये आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं कि 2022-23 तक इसमें जो है वो 600 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन जो है वो कर लिया है और आगे और भी इसमें किया जाएगा। ठीक है, यह जो है वो नर्मदा नदी के जो ओमकारेश्वर बांध है उसके निकट जो है ये निर्माणाधीन है, इसको बनाया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी में से जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वो इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएँगे। क्या समस्या आ रही है? ज्योग्राफी में से जो क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के बनेंगे, कुछ इसी तरीके से बनेंगे। केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 दिसंबर को खजुराहो, छतरपुर जिले मध्य प्रदेश में किया गया था। यह परियोजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत नदियों को जोड़ने की देश की पहली परियोजना है। पता है पहला और दूसरा, तीसरा
सॉरी, पहला, केवल दूसरा या दोनों, या फिर जो है ना तो 1 और ना ही 2। तो चलो, हाँ, पब्लिक ओपिनियन के साथ हम जाएँगे। सबसे ज़्यादा बच्चे कह रहे हैं पहला और दूसरा, बिल्कुल सही है। केन नदी से जो पानी है वो बेतवा नदी में लाया जाएगा, मध्य प्रदेश का है, नदी जोड़ो परियोजना से ये रिलेटेड है और मतलब इंडियन गवर्नमेंट की ये स्कीम है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही हैं, बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा इसका जो उद्घाटन है मध्य प्रदेश के खजुराहो के जो खजुराहो है उसमें किया गया, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। इसमें केन नदी से लेकर बेतवा नदी तक जो है वो पानी पहुँचाया जाएगा और नदी जोड़ो परियोजना की पहली जो इम्पोर्टेंट परियोजना ये है। और पहली नदी जोड़ो परियोजना है, केंद्र सरकार की है। अच्छा, इसमें याद रखना, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार, 3 सरकारें हैं जो आपस में इसके लिए काम कर रही हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना निम्न में से जो है वो किन राज्यों के साथ जो है वो कार्य करे, किन राज्यों जो हैं वो इसमें शामिल हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बड़ा अच्छा, मैंने कहा केन-बेतवा जो नदी परियोजना है वो किन राज्यों के मध्य जो है वो मतलब जिसने काम किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो हो सकता है। सरकारों के बीच एक त्रिपक्षीय पहल है जिसके अंतर्गत केन नदी से पानी को बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। मतलब कुछ तो नदियाँ होती हैं जो कि बारहमासी नदियाँ होती हैं, 12 महीने, कुछ होती है वर्षा वाहिनी की, वर्षा आएगी तो वो नदियाँ चालू हो जाएँगी। तो हम ये चाह रहे हैं जो बारहमासी नदियाँ उनको वर्षा वाहिनी नदियों से जोड़ें, जिससे कि उन वर्षा वाहिनी नदियों में भी केवल बारिश के समय पानी ना रहे बल्कि 12 महीने पानी रहे। यही एक अच्छा, पता नहीं कैसे अटक रही है मैम, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक करिए कि ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो उसमें टेंशन हो, इसलिए शायद ये क्लास अटकती हो। बिल्कुल मुकेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यमुना की सहायक नदियाँ जो हैं ये हैं केन और बेतवा, बिल्कुल सही है। और इसकी अनुमानित लागत जो है वो 44,605 करोड़ रहेगी और लगभग जो है वो 8 साल में कह रहे हैं कि इस योजना पर का काम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका देखिए करंट अफेयर्स में बन सकता है, स्टैटिक पोर्शन को लेकर ही कि जो केन और बेतवा है वो किसकी सहायक नदियाँ, तो बिल्कुल यमुना की सहायक नदियाँ हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, देश की पहली, ये अभी क्वेश्चन जो मैं कह रही थी देखिए वही छप गया यहाँ से। वही छप गया यहाँ से। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन-बेतवा लिंक परियोजना से कौन-कौन से राज्य लाभान्वित होंगे? बताओ। ये तो अभी-अभी का बात है, छप गया। हाँ? तो उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, या फिर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो मेरे बच्चे, रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो मनोभूमि कहती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत-बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता है योग आपके आरएस मेंस में भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत की पहली योग नीति किस राज्य में लागू की जाएगी? किस राज्य में लागू की जाएगी? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है योग जो है आपको पता होगा आपके आरएस मेंस के सिलेबस में भी है। आरएस मेंस के सिलेबस में भी है। हाँ, मैथ्स आती नहीं है क्या उसके पूरे क्वेश्चंस देखिए अब तो इस मुद्दे पर चर्चा मत ही करो आप। क्योंकि समय नहीं है मैम मैथ्स पढ़ने का, तो अगर नहीं आती तो अब तो आपको स्किप ही करने पड़ेंगे। बी कॉन्फिडेंट कि ठीक है मैं स्किप करूँगी फिर भी मैं क्लियर कर लूँगी। क्योंकि अब अगर आप मैथ लेके पढ़ने बैठोगे तो बहुत लेट हो जाओगे मैम, बहुत समय आपका खराब हो जाएगा। तो और जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर आप काम करो और मैथ अगर अभी तक आपने नहीं करी है और आप स्किप करते हो तो स्किप ही करना मेरे हिसाब से, है ना? थोड़े बहुत कुछ चीज़ें जो बहुत ईज़िली हो सकती हैं वो आप कर लीजिए, ठीक है? बिल्कुल 2015 से 21 जून को योगा दिवस, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया है, उत्तराखंड इज़ द करेक्ट आंसर। पहली योग नीति जो है पहाड़ों पर उत्तराखंड जो है वो कह रहा है कि हम इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है? आयुष नीति के बाद अब योग नीति ला रही है उत्तराखंड सरकार। ठीक है? चलिए तो एक और क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी ज्योग्राफी का करंट अफेयर है। सुरसा जिसे भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया है, किससे संबंधित है? हल्दी की नई किस्में, अदरक की, इलायची की या फिर धनिया की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुरसा जिसे अभी भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी किया गया है, वो किसकी वैरायटी है? जिंजर की, टर्मरिक की, कैराडामोन की या कोरिएंडर की? बताएँ किसकी है? हाँ, आराध्या कह रही हैं मैडम अदरक।
रीना कह रही हैं मैडम अदरक, अच्छा प्रियंका भी और हरविंदर भी, ऐसे? अच्छा, चीटिंग या कॉपी या फिर पता है हमें? अच्छा पता है हमें, तो अदरक इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सुरसा जो है ये एक तो कम तीखी है और बहुत स्वादिष्ट मान रहे हैं इसको, काफ़ी स्वादिष्ट होती है और कम तीखी है ये। बिल्कुल, बिल्कुल हल्दी की है ये। सुरसा जिसे भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र ने जो है अभी नई किस्म इसकी जारी की है। ठीक है? और ये आईआईएसएस सुरसा नाम की है, ठीक है? बेसिकली ये कम तीखी है, गैर तीखी है, कम तीखी है और खाने में अच्छी स्वादिष्ट लगती है, बस ये है इम्पोर्टेंट सी बात। चलिए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़िम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए आरबीआई के द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक समिति, मतलब हमें जो है वो जो भी हमारे डिजिटल ट्रांज़ैक्शन होते हैं, उन डिजिटल ट्रांज़ैक्शन या जो भी हम मतलब फ़ाइनेंशियली जो फ़ाइनेंशियल जो चीज़ें हम करते हैं, फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस हम करते हैं जो भी ऑनलाइन, उनमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना कितना नैतिक है या कितना नहीं है नैतिक, है ना? या उसको करना चाहिए, उसको कितना बढ़ावा देना चाहिए। बेसिकली आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस मतलब जिसमें मानव की तरह सोचने की क्षमता हो या उस तरीके से वो निर्णय ले सकता हो, तो वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। तो वो कह रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि आपने फ्रिज में जो है आपने फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और फ्रिज खुद आपको मैसेज कर रहा है कि देखो भई ये गलत किया तुमने, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है, इसको बंद करो। ये क्या है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मतलब हमारा फ्रिज जो है वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है। अभी मान लीजिए एसी चल रहा है, मैं यहाँ आ जाती हूँ, है ना? एसी वहाँ चल रहा है, तो एसी को खुद पता चल गया कि वहाँ पे तो कोई है नहीं ह्यूमन बीइंग, उसको सेंसर्स नहीं आ रहे हैं। उसको लगा यहाँ पर है कोई बंदा, तो वहीं पर वो अपनी हवा का डायरेक्शन मोड़कर मुझे यहाँ पर हवा दे। तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, कि मैं कहूँगी कि मेरा जो एसी है वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस फ़ाइनेंशियल चीज़ों को डील करने में भी कितना सही है, उसके बारे में बताइए, कितना नैतिक है उसके बारे में बताइए। इसके लिए आरबीआई ने एक कमेटी गठित की है, एक समिति गठित की है जिसका अध्यक्ष जो है उन्होंने डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य को बनाया है, व्हिच इज़ फाइन। ठीक है, बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है? तो आरबीआई ने एआई के ज़िम्मेदार और नैतिक इस्तेमाल के लिए एक 8 सदस्यीय समिति जो है वो बनाई है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो पुष्पक भट्टाचार्य हैं और ये वैश्विक और घरेलू स्तर पर जो वित्तीय सेवाएँ हम देते हैं, उसमें कितना आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को स्वीकार किया जाना चाहिए, उसके ऊपर बात ये करती है, ठीक है? चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, टू प्रमोट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या फिर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, टू प्रमोट विमेन एम्पावरमेंट, पूर्वोत्तर राज्यों में संवाद, निवेश और सहयोग को बढ़ावा देना, टू प्रमोट डायलॉग, इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या फिर ग्रामीण आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, बिल्कुल क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अष्टलक्ष्मी, अष्ट मतलब 8 राज्यों की बात हो रही है, 7 स्टेट्स होते हैं, 7 सिस्टर्स हम कहते हैं, उसमें एक और है 8। तो ये जो जो भी मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है? ये जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, है ना? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? ये जितने भी आपके पूर्वोत्तर है ना? ये जितने भी जो आपके बिल्कुल, ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन पूर्वोत्तर राज्यों में जो जीआई टैग आधारित वस्तुएँ हैं, उन उनको और कैसे बढ़ावा दिया जाए, है ना? उनके लिए कारोबार इत्यादि के लिए इन्वेस्टमेंट, निवेश को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उसके संबंध में कुछ डायलॉग्स जो हैं वो किए गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, उसी से संबंधित है कि पूर्वोत्तर समाज में निवेश और सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, बिल्कुल। तो ये जो 7 सिस्टर्स हैं प्लस हाँ, बिल्कुल 8 एक सिक्किम जो है आपका, ये आठों जो स्टेट्स हैं, ये आठों स्टेट के लिए अष्ट लक्ष्मी महोत्सव हुआ, बेसिकली निवेश लक्ष्मी आए मतलब निवेश आए उसको बढ़ाने को लेकर, ठीक है? तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमें पता है असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, ये पूर्वोत्तर 8 राज्य हैं जिसमें इसके लिए बात किया गया और 250 से अधिक जो कारीगर हैं, उद्यमी जो हैं, उन्होंने इसमें जो है वो मतलब इसको इसमें जो है काम किया था, हस्तशिल्प और हस्तकरघा इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए जो 14 जीआई टैग थे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाले, उसके उत्पादों के प्रदर्शन के लिए भी इसमें काम किया गया। ठीक है? चलिए थोड़ा-सा और इसमें देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं, उन्होंने ध सॉरी, ये तो दूसरा आ गया। अच्छा, फाइन। एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर अच्छा, ये जो मैं बात कर रही थी वो इसीलिए था, चर्चित स्थान के बाद कुछ इंडेक्स और रिपोर्ट से हम बात करेंगे, है ना? हमें पता है कि अभी 18वीं वन रिपोर्ट आई है, 18वीं वन रिपोर्ट आई है जिसके बारे में मैं चर्चा करूँगी डिटेल में, डिटेल में।
उससे कुछ पहले क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, फिर इसको डिटेल में थोड़ा-सा देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन्स हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है? 4 से 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आपकी आरएस प्रीलिम्स में आ सकता है। दिसंबर में ही जो है ये रिपोर्ट आई है, ठीक है? तो ये आपके लिए वैसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके लिए वैसे भी ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन याद रखना, यहाँ से जितने भी टेंटेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने कोशिश की 5-6, बाकी का इस रिपोर्ट की जो एक समरी है, वो अपन डिस्कस करेंगे अभी। पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं आपने ये रिपोर्ट जो है वो कितनी पढ़ी, बाकी का हम तो हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट आई है 2023 की, उसमें वन और वृक्ष आवरण के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। बताइए कौन-सा कथन इसमें से सही है? भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैडम सही, इसका मतलब आपने ये वन रिपोर्ट पढ़ ली क्यों? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों जो हैं इसमें करेक्ट आंसर हैं। इसका मतलब हम जो हैं व वन रिपोर्ट हम पढ़ लिए हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, एक और क्वेश्चन। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछली वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में भारत में वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई? ये तो क्लियर है कि हमने जो है वो इंक्रीमेंट शो किया है, हमने वृद्धि शो करी है ना? तो कितनी वृद्धि जो है वो इन हुई है ना? बताएँ। 1200 वर्ग किलोमीटर, 1445 वर्ग किलोमीटर, 1600 वर्ग किलोमीटर या 1800 वर्ग किलोमीटर? तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैडम बी को लॉक कर दो, 1400। ठीक है, चलो बी को लॉक कर दिया, बहुत बढ़िया। 1445 वर्ग किलोमीटर। रीना ने, दीपिका ने, डॉली ने, शकील ने, सुरभि ने, देवलाल ने, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलिए, एक और क्वेश्चन जो है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना? कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं। फटाफट से बताओ क्या जो है वो इसका आंसर होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वैसे भी मैं इस वन रिपोर्ट को जो है वो थोड़ा-सा अच्छे से मतलब दोबारा जो है वो बिल्कुल, 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 है ना? इसको पूरे को कराऊँगी जो भी है। हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सारा कराएँगे। प्रियंका कह रही है मैडम सी को आप लॉक कर दो। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल मैंग्रोव आवरण कितना है? तो 4,992 वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही है। व्हाट इज द टोटल मैंग्रोव कवर इन इंडिया? 4,992। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले मैं ये कह रही थी कि थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट जो है उसके ऊपर मैं बात कर लूँ, है ना? भार ये रही, यस, ये रहा। तो थोड़ा-सा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की अपन बात करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन लेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का जो है वो आएगा। 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे मैं फिर कह रही हूँ, जिस दिन आप परीक्षा देकर आओगे 2 फरवरी को, उस दिन मैं बात करूँगी आपसे कि देखो हमने जो पढ़ाए थे, कितना शॉर्ट स्वीट मतलब पढ़ाया हमने, उसमें से कितने क्वेश्चन जो है आए, ठीक है? तो भारतीय वन रिपोर्ट चूँकि हमें पता है अभी आई है, तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं देख लूँ। भारतीय वन सर्वेक्षण और सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंटरी के 3 है। मैंने कहा एक तो भारतीय वन सर्वेक्षण ने किया है, एक जो आपके सुदूर आपके संवेदन उपग्रह वगैरह से जो अपन करते हैं वो, प्लस फील्ड आधारित जो राष्ट्रीय वन इन्वेंटरी करती है वो। उन उन सब के इन तीनों के आधार पर, निर्वाचन के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन किया जाता है और उसके परिणाम के आधार पर भारत की वन स्थिति की रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई है। तो हमने देखा, पहले तो हमने सुदूर संवेदन उपग्रह का एक फील्ड आधारित हमने काम किया, एक भारतीय वन सर्वेक्षण जो उसने काम किया। इन तीनों ने एक रिपोर्ट डेवलप की जो कि 18वीं जो है, बिल्कुल 18वीं जो है हमारी वन स्थिति रिपोर्ट है, ठीक है? 2023 है और इस श्रृंखला की 18वीं है। इसका प्रमुख निष्कर्ष यदि मैं देखूं तो हम देखेंगे कि देश का वन एवं वृक्ष आवरण कितना हो गया है, 8,27,367 वर्ग किलोमीटर। फिर याद रखना, 8,27,367 वर्ग किलोमीटर,
जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25.17% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25.17% है, जिसमें से 7,15,343 वर्ग किलोमीटर वनावरण है और 1,12,014 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण है। ठीक है, यानी वन आवरण है वो 21.76% है और जो आपका वृक्ष आवरण है वो 3.47% है। ये याद रखना है। टोटल यदि हम देखें तो इन दोनों को मिलाएंगे, देखो प्लस कर देंगे, 7,15,343 प्लस 1,12,014 को तो प्लस करके आएगा 8,27,367। ठीक है, ऐसे ही इसमें से 21.76% हमारा वनावरण हो गया, 3.45 बिल्कुल 3.41% जो हो गया वृक्ष आवरण हो गया। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ष 2021 की तुलना में देश के वन और वृक्ष आवरण में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की और वृक्ष आवरण में 1000 या 1289 वर्ग किलोमीटर, है ना, 1279 नहीं, चलो ऐसे ही रख लो, 1002 मतलब 1289 वर्ग किलोमीटर की जो वृद्धि है वो इसमें शामिल है ना। बिल्कुल, ये तो आपको याद रखना ही है, बिल्कुल, वन आवरण में और वृक्ष आवरण में। तो वन आवरण में 156 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, वहीं वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की जो है वो वृद्धि हुई है। वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 जिले कौन से हैं? सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल नवासी, है ना, कई बार क्या होता है आपको क्लिक ही नहीं होता। छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा है और चौथे नंबर पर राजस्थान है। तो राजस्थान का याद रखना कि वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि करने वाले राज्यों में राजस्थान चौथे स्थान पर है। राजस्थान में 394 वर्ग किलोमीटर की जो है वो वृद्धि हुई है। ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के संदर्भ में आरएएस के लिए हो जाता है। एक एक बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका छत्तीसगढ़, फिर यूपी, फिर उड़ीसा। पूरा डेटा पीआईबी से लिया गया है, 18वीं जो रिपोर्ट आई उससे लिया गया है, बिल्कुल। वनावरण में तो ये वन एवं वृक्ष आवरण। फिर वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्यों की मैं बात करूं तो पहले नंबर पर मिजोरम है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा है। याद रखेंगे अपन, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। तो वन और वृक्ष आवरण में छत्तीसगढ़ और वन आवरण में मिजोरम। कंफ्यूजन तो नहीं है? बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है? क्या कह रहे हैं? समझी नहीं मैं। बिल्कुल। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो ये भी बहुत अच्छा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है पहला, दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा आपका महाराष्ट्र है। यानी हमने देखा, इससे पहले हमने देखा था भाई ठीक है, वन और वृक्ष आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की, फिर हमने देखा भी ठीक है वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि की किसने की, फिर हमने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन और वृक्ष कहाँ पर है। तो हमने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण जो है वो मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में और महाराष्ट्र में। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो वन एवं वृक्ष आवरण वाले थे, ये वन आवरण वाले हैं। मतलब कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कहीं भी। एक तरफ हम बात कर रहे हैं वृक्ष और वन आवरण की और दूसरी तरफ हम वनावरण की बात कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे एक ही समझ के ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं रहना। शीर्ष 3 राज्यों में पहला वही मध्य प्रदेश है जैसे इसमें था, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी यही था सेम, तीसरा है इसमें छत्तीसगढ़, यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाता है। याद रखना, इसमें मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाता है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाता है। याद रखेंगे, चले मिक्स मैच नहीं होगा ना सर। यदि मैं बात करूं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप,
में सबसे अधिक वन आवरण है। उसके बाद मिज़ोरम में है, उसके बाद अंडमान निकोबार में है। वो तो है ही, लक्षद्वीप में तो होगा ही, वैसे भी हमेशा लक्षद्वीप में ही रहता है जनरली, तो लक्षद्वीप होगा। दूसरा जो है आपका मिज़ोरम है, तीसरा आपका अंडमान एंड निकोबार है। तो यदि मैं बात करूँ कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन आवरण का मतलब जो भौगोलिक क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वनों से घिरा हुआ है, उसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा कितना है? तो ये प्रतिशत की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत आपको पता है, लक्षद्वीप अगर देखो, पूरे लक्षद्वीप पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? वन ही मिल रहे हैं, है ना? वन आवरण ही मिलेगा, तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा हो गया, या फिर आप देख लो मिज़ोरम में हो गया, या फिर अंडमान निकोबार में हो गया। तो ये तो वैसे ही आप याद रखोगे कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत की यदि बात की जा रही है कि वन आवरण का सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पर है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, तो लक्षद्वीप में, मिज़ोरम में और अंडमान निकोबार में, याद रखना है। तो मेरे हिसाब से अब ये कन्फ्यूज़न जो है वो आपको नहीं रहेगा। फिर ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर आपके 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 एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही छपे मिलेंगे। अगर क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके से सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी फॉर्मेट में छपे मिलेंगे, देखना। वर्तमान आकलन में यह भी ज्ञात होता है कि 19 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है, जो ठीक-ठाक एक रेशियो हम मान सकते हैं कि जो हमारे जितने भी 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें 33% से अधिक जो है भौगोलिक क्षेत्र पर वनावरण है। इनमें से 8 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों जैसे मिज़ोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में 75% से ज़्यादा वनावरण है। वो तो है ही, आप जाओ, सेवन सिस्टर्स बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ग्रीनरी है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब यदि हैं तो वो सेवन सिस्टर्स ही है ना? और उसके साथ-साथ एक और आ गया, ठीक है? कुल यदि हम कच्छ या मैंग्रोव कवर की बात करें, तो कुल जो मैंग्रोव कवर है, जो अभी हमने क्वेश्चन भी यहाँ से उठाया था, वो है आपका 4992 वर्ग किलोमीटर। तो आपने देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन, तो हमने आपको एक थ्योरी भी प्रेज़ेंट की, कंटेंट भी प्रेज़ेंट की, और उसके बाद जो है उन कंटेंट और थ्योरी के बाद उनमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हमने देखे थे। ठीक है? बिल्कुल, भारत के वन और बाह्य वन वृक्षों की कुल निधि 6,430 मिलियन घन मीटर अनुमानित की गई है, जिसमें से 4,479 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर और 1,951 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर है। तो टोटल यदि वो पूछे कि वृक्षों की कुल निधि जो है वो कितनी है, तो 6,430 मिलियन घन मीटर, और वो अलग-अलग पूछ ले भाई जो वनों के भीतर कितनी है और वनों के बाहर कितनी है, तो वनों के भीतर 4,479 और वनों के बाहर 1,951। ठीक है? अब कुल निधि में से 252 मिलियन घन मीटर की जो है इसमें कह सकते हैं वृद्धि हुई है, जिसमें से 91 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर बढ़ा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और 171 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर वृद्धि हुई है। तो वो ये कहे कि ठीक है, वन क्षेत्र के बाहर की कितनी वृद्धि हुई है, तो 171 मिलियन घन मीटर की। वो कहे अच्छा वन क्षेत्र के भीतर कितनी वृद्धि हुई है, तो हम बताएँगे कि 91 मिलियन घन मीटर। अच्छा टोटल वृद्धि कितनी हुई है कुल निधि में, तो हम कहेंगे भैया 262 मिलियन घन मीटर की टोटल वृद्धि हुई है। क्लियर है एकदम? चलिए, तो एक और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो ये फाइनल है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि पूछा जाए। कुछ-कुछ और पॉइंट्स हैं जिनमें से हमने क्वेश्चन बनाए थे, वो आप देख लो। देश में बाँस धारित क्षेत्र का विस्तार जो है ना? बम्बू होल्डिंग एरिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बम्बू होल्डिंग एरिया। यहाँ से मैंने क्वेश्चन, मेरा मन था मेरा बनाने का, पर मैंने कहा मैं इसको ऐसे ही करा दूँगी, वरना 18वीं वन रिपोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएँगे, इसलिए। तो बाँस धारित जो वन क्षेत्र जो धारित क्षेत्र है उसका विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। 2021 में यदि मैं बात करूँ उसकी तुलना में, ये जो बम्बू एरिया है उसमें लगभग 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यदि बना आपसे तो ये यूपीएससी, आरपीएससी में बन सकता है। बिल्कुल सबसे लंबी घास होती है, सही बात है। भाई वन वृक्षों से औद्योगिक काष्ठ का जो कुल वार्षिक संभावित उत्पादन है वो कहा गया है कि 91.51 मिलियन घन मीटर अनुमानित किया गया है। जो टोटल एनुअल पोटेंशियल प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल वुड है, जो इनसे प्राप्त होगा हमें, औद्योगिक जो लकड़ी हमें इनसे प्राप्त होगी, वो कहा जा रहा है वो लगभग 91.51 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो होगी। बिल्कुल
बहुत, बहुत अच्छी रटने वाली क्लास नहीं। तो ये चीज़ें तो देखो एक बार कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है रट भी लेते हैं हम, लेकिन कन्फ्यूज़न जो है वो की वजह से चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो वर्तमान में यदि मैं बात करूँ, अच्छा यहाँ से मैं एक क्वेश्चन मैंने डाला भी था, पर चूँकि वो मैंने लिया नहीं, आपको पीपीटी में शायद वो मिल जाएगा, जब आपको पीडीएफ इसकी पैनल पीडीएफ मिलेगी उसमें। वर्तमान आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो था वो 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया, और पिछले आकलन की तुलना में देश में जो कार्बन स्टॉक है उसमें 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछले 2021 की तुलना में 2023 में, बिल्कुल 2023 में जो 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 मतलब स्टॉक में जो वृद्धि हुई है वो 81.5 मिलियन टन की हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपके लिए हो सकता है। हमें पता है जब हम एनडीसी की बात करते हैं तो एनडीसी के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में वर्तमान आकलन से ये ज्ञात हो गया कि भारत का जो कार्बन स्टॉक है वो 30.43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य तक पहुंच गया है, जो ये दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच गया। ये भारत के लिए बहुत बहुत अच्छा। यहाँ से आरएएस में क्वेश्चन आया था, याद रखना। यूपीएससी या आरपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। यूपीएससी या आरपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? 2030 तक हम ये कह रहे हैं कि 2.5 से 3 बिलियन टन का लक्ष्य जो है वो जो रखा है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो हमें पता है कि 2000 यदि 5 की बात करूँ तो 2005 के आधार वर्ष की तुलना की बात करूँ तो भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक पर पहुंच गया, जो कि हम 2030 तक लक्ष्य रख रहे हैं कि हम 2.5 से 3 बिलियन टन का जो है मतलब कार्बन सिंक जो है वो कर लेंगे, कार्बन स्टॉक जो है वो हमारे पास होगा। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब जो भी वन रिपोर्ट से, अब मुझे ये लगता है कि अगर अगर 18वीं वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आया तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरा कंटेंट बहुत अच्छे से आपको उपलब्ध करवाया। अच्छा, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते थे उसके 3-4 संभावित क्वेश्चन भी हमने ले लिए हैं। तो मेरे हिसाब से इससे बाहर तो देखो क्वेश्चन बच्चों जाएगा नहीं। अगर इससे बाहर क्वेश्चन गया तो फिर मुझे तो लगता नहीं कि कोई और भी अटेम्प्ट किसी और के बस की भी होगी उस क्वेश्चन का आंसर करना। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ये है। हाँ, ये रहा। 2024 में धन प्रेषण, है ना, रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश जो है वो कौन सा बन गया है? चीन, फिलीपींस, मैक्सिको या फिर भारत? 2024 में जो रेमिटेंस है उसको प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बन गया है? चीन, फिलीपींस, मैक्सिको या फिर इंडिया? नहीं जी, नहीं जी। अच्छा, धन प्रेषण का मतलब होता है हमारे लोग जो कि बाहर काम कर रहे हैं, अब उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया तो वापस कमा के वो अपने देश में भेज रहे हैं, वो एक तरीके से वापस भेजना ही रेमिटेंस कहलाता है। तो याद रखना, भारत पहला जो है वो ऐसा देश, मतलब सबसे बड़ा प्राप्त करता है जो कि रेमिटेंस सबसे ज़्यादा जो है वो प्राप्त कर रहा है। मतलब ज़्यादातर लोग जो है अपने घर जो है वो पैसा भेज रहे हैं, कमा रहे हैं दूसरे देशों में, खूब मेहनत कर रहे हैं और वापस भेज रहे हैं अपने देशों में। तो वो रेमिटेंस बेसिकली कहलाता है। तो जो अपने परिवार से दूर हैं, विदेश में काम कर रहे हैं, वो अपने परिवार को धन वापस भेज रहे हैं, वही धन प्रेषण होता है। तो लगातार तीसरे वर्ष भारत ने धन प्रेषण के लिए वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है कायम किया है। तो एनआरआई सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, वापस अपने ही देश में क्या करते हैं, धन जो है वो भेजते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके मतलब फ़ोन की स्क्रीन पर। भारत को पहली बार किस आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है? भारत को पहली बार किस आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है? मानवाधिकार आयोग है, या कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स आयोग है, सतत विकास आयोग है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग है? रीना कह रही हैं बी, रिचपाल कह रहे हैं बी, आराध्या कह रही हैं बी, दीपिका ने गलत बता दिया, लवासना ने गलत बता दिया है, ईशू बिल्कुल, रीना बिल्कुल नार्कोटिक्स। बहुत बढ़िया, है ना? तो ये जो नशीली दवाइयाँ बेसिकली होती हैं, है ना? जिनके संदर्भ में एक पॉलिसी जो है, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं भी जो है नशीले पदार्थों को एक तरीके से मतलब बैन किया गया है, या उसके लिए कुछ नीतियाँ, पॉलिसीज़ जो है डेवलप की गई कि नशीले पदार्थों का सेवन जो है वो इसी
इसी आधार पर जो है वो किया जा सकता है। तो उसके लिए आयोग बना है इंटरनेशनल लेवल पर, जिस इंडिया को पहली बार उसकी अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ, ना नशा करो, ना वार करो, करना है अगर तो ईश्वर को याद करो और खूब मेहनत करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है? तो चलिए एक और क्वेश्चन, तो ये नशीली दवाओं के सम्मेलन के कार्यान्वयन की देखरेख करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। नशीली दवाएँ किस तरीके से कितना उसको यूज़ करना है, उसकी संतुलित नीतियाँ क्या हों, वो ये बनाती है, ठीक है? चलो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, चीन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बाँध जो है, तिब्बत में किस नदी पर बनाया जा रहा है? बिल्कुल, नार्को टेस्ट यही करते हैं क्या? नहीं, 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 नहीं। यांगत्से नदी, हुआंग हो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या मेकॉन्ग नदी, दुनिया का सबसे, जो कि भारत और बांग्लादेश का सरदर्द बन गई है ये योजना। भारत और बांग्लादेश की सरदर्द बन गई है ये योजना। तो दुनिया का सबसे बड़ा बांध जो बनाया जा रहा है, जो कि तिब्बत में बन रहा है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र क्या है, वहीं से होते हुए प्रवेश करती है भारत में। तो ये भारत और बांग्लादेश का बहुत बड़ा हेडेक जो है ये हो गया है। अगर उसने इसके ऊपर सबसे बड़ा बांध बना लिया तो हमें बहुत सारी समस्याएं जो है वो हो सकती हैं। हो सकता है कई बार पानी ही ना मिले हमारे लिए, और कई बार जो है वो बाढ़ आ जाए। ये बिल्कुल। तो चीन ने भारतीय सीमा के निकट है तिब्बत, उसमें ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जाएगा, उसकी मंजूरी जो है इसने दे दी है। उसका उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में भी इसने बता दिया है, जो कि भारत और बांग्लादेश का सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है बन गया है। ये जल विद्युत परियोजना है जो है यारलुंग जाम्बो नदी के निचले हिस्से में बनाई जाएगी, और यारलुंग जांगबो जो है वो ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम है। तो अगर यारलुंग चांगोबो भी आ जाए तो ये भी आपके लिए क्या होगा? बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ, आपने एक बार बांध बना दिया, कभी तो आप बिल्कुल पानी रोक दोगे, कभी आपने एकदम से पानी खोल दिया तो हमारे तो बाढ़ आ जाएगी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय, पर कौन क्या करे? चाइना का, है ना? तो इसको यदि क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र के नाम से ना आए ना, कौन-सी नदी है मान लो, उसमें यारलुंग जांगबो लिखा आ जाता तो वो भी सही होता, क्योंकि तिब्बत में ना मतलब ब्रह्मपुत्र को जो है यारलुंग जाम्बो बोलते हैं। जैसे होता है ना हमारे घर का नाम अलग है, घर में तो हमें मम्मी कुछ भी बुला सकती है, चिंकी, मिंकी, टिंकी, लेकिन बाहर जब जाते हैं तो हमारा नाम कुछ और होता है। तो ऐसे ही इंडिया में इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र है, और तिब्बत में इसको ही यारलुंग जांगबो कहा जाता है। तो हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक बांध में कुल निवेश 1 ट्रिलियन युआन से अधिक हो सकता है, और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का पूरा जो है बिल्कुल काम जो है वो चल रहा इसमें है। चलिए 1-2 कुछ क्वेश्चन और लेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है और रिवाइज़ भी शायद हम नहीं कर पाएँगे। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 16वें सम्मेलन कोप 16 का आयोजन, मतलब बेसिकली देखो सिंपल, जहाँ पर मरुस्थल की प्रोसेस शुरू हो गई है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर मरुस्थलीकरण की प्रोसेस शुरू हो गई है। वो जो वहाँ की ज़मीन है वो मरुस्थल होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन जो है बिल्कुल वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उसी पर जो है एक कोप 16 का आयोजन किया गया। तो पूछ रहे हैं कि मरुस्थलीकरण को लेकर जो कोप 16 का आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? आबू धाबी में हुआ है, कुवैत में हुआ है, दोहा में हुआ है, रियाद सऊदी अरब में हुआ है। तो रीना कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही है, रियाद सऊदी अरब में जो है ये हुआ है। कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लूँ और कुछ थ्योरी जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर मैं बात करूँ। बहुत ज़्यादा पढ़ने से, बहुत क्वांटिटी पढ़ने से बेटर है क्वालिटी पर फोकस करें। क्योंकि आपने पढ़े 50 और उसमें से आए 2 ही, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आपने अगर 30 भी ढंग से पढ़ लिए और उसमें से अगर मतलब 8 भी आ गए, 9 भी आ गए तो बहुत है, ठीक है? तो रियाद सऊदी अरब जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? तो यदि मैं बात करूँ तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था उसका जो कोप 16 हुआ है यूनाइटेड नेशन का, है ना? कन्वेंशन ऑन है ना? डिसर्टिफिकेशन वाला जो हुआ है, डेज़र्टिफिकेशन वाला यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेज़र्टिफिकेशन जो हुआ है, उसका सम्मेलन का 16वां सत्र जो है कोप 16 जो है वो रियाद सऊदी अरब में जो है वो आयोजित किया गया था। 2 से 13 दिसंबर तक जो है ये आयोजित हुआ था। और इसकी जो थीम थी जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो थीम थी हमारी भूमि हमारा भविष्य। उसकी जो थीम थी वो थी अवर लैंड अवर फ्यूचर, हमारी भूमि हमारा, तो ये भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा बेसिकली मैं कह रही थी कि ऐसे स्थान जहाँ पर
डेज़र्टिफ़िकेशन बढ़ने वाला है, मतलब मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, बेसिकली वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो उसके ऊपर जो है सब लोग बैठ के जो मतलब मेंबर कंट्रीज़ वग़ैरह बैठ के डिस्कशन करते हैं कि भई हमें क्या करना चाहिए? जलवायु परिवर्तन के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, उससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है? एक और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। बाल्ट ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? हालाँकि इसका नाम है बाल्ट ईगल, लेकिन ये होता नहीं है गंजा, लेकिन ये गंजा होता नहीं है। हाँ जी, किसका बताएँ? बताएँ जल्दी। इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है बाल्ट ईगल को। शक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक है, स्ट्रेंथ और बिल्कुल, शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक इसे माना गया है। तो लखन लवासना आराध्या, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है। देखो ऐसा होता है ये कुछ-कुछ ऐसा। अब मुझे तो ये बाल्ड लगा नहीं, लेकिन ये इसे बाल्ड ईगल बोल रहे हैं। बड़ा शिकारी पक्षी है, शक्ति की और स्वतंत्रता और देशभक्ति का तो ये है ही, है ना? तो पैट्रियोटिज़्म का तो ये होता ही है प्रतीक, उसी को ध्यान में रखकर जो है अमेरिका ने इसको जो है अपना राष्ट्रीय पक्षी जो है घोषित किया है। बिल्कुल, 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 येलो चोंच इसकी होती है। बाल्ड बोलते हैं ईगल, बाल्ड तो नहीं होता। चलिए, तो आई होप कि ये आज का जो सेशन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, मैं फिर कह रही हूँ कि आरएस प्रीलिम्स आपका 2 फरवरी 2025 को होने जा रहा है। उससे पहले 19 जनवरी को जो सम्यक परीक्षा हो रही है उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, कोप 29 अज़रबैजान बाकू, बिल्कुल सही है। तो इसमें मरुस्थलीकरण की बात करी थी ना हमने, तो आज का देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। आज की क्लास में से आप मान के चलिए, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल ऐसा लगता है 5 से 6 क्वेश्चन राष्ट्रीय परिदृश्य में से आएँगे, तो उसमें से दिसंबर में से ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, है ना? चाहे वो मतलब ज्योग्राफी का करंट बन जाए या किसी भी रूप में चर्चित व्यक्तित्व के रूप में आ जाए क्वेश्चन, चर्चित स्थल के रूप में क्वेश्चन आ जाए या कुछ महत्वपूर्ण अन्य चीज़ें जो हमने ली वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आज की जो क्लास थी और 18वीं जो आपकी वन रिपोर्ट जो आई है, वहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर हमें काम करना है और क्वालिटी आपको यहाँ पर दी जा रही है, तो क्वालिटी से आप चूक मत जाओ, है ना? वही स्मार्ट स्टडी होती है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे जब आप सफल हो जाएँगे और आपको जो है वो आप अपने लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे, तो उसमें जो एक शक्ति है, ऊपर वाली ही शक्ति आपको बहुत मदद करने वाली है। तो बस उसका जो है वो आप ध्यान रखें आराम से और हाँ, उस शक्ति को याद करते हैं जो है वो पढ़ें। तो आपने जो पढ़ा बिल्कुल, बिल्कुल मतलब वो जो हम पढ़ रहे हैं वही एग्ज़ाम में आएगा। बस इस चीज़ के साथ, क्योंकि वो शक्ति हमारे साथ है ना? हाँ, चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अगेन खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी ज़िंदाबाद। नमस्कार।